गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है कि हम 210 तक पढ़ चुके थे, आज 211 से स्टार्ट करने वाले हैं। ए फेल लिथार्जिक 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट वेट 12.6 kg। एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा है जिसका वजन जो है 12.6 kg है, मतलब 28 लैब्स है, एंड हैज़ हीमोग्लोबिन लेवल 9 ग्राम पर DL। और जो उसका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 9 ग्राम पर DL आ रहा है, मतलब कि बहुत कम आ रहा है उसका। ठीक है। द पेरेंट टेल द नर्स दैट इन्फेंट रिफ्यूज सॉलिड फूड। उसके जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, खाने से मना कर रहा है सॉलिड फूड को, एंड व्हेन इट इज़ ऑफर्ड बाय द स्पून एंड ड्रिंक बिटवीन। जब ये इसको स्पून से जब दिया जाता है तो ये उसे रिफ्यूज़ कर देता है। एंड ड्रिंक बिटवीन द 4 and 6 फुल बोतल ऑफ द मिल्क पर डे। और वो जो ड्रिंक करता है ओनली क्या पीता है, 4 से 6 बोतल फुल बोतल जो है मिल्क की वो पी जाता है। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंडेड। अब ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको वो बच्चा दूध बढ़िया से पी रहा है, पर हमें एक चीज़ पता है कि दूध के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और वो आयरन की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसके अंदर लीड कर रही है। देखो, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को लीड कर रही है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो 9 ग्राम पर DL आ रही है। तो हमें यहाँ पर जो स्पेशली बात ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चा क्या है, सॉलिड फूड नहीं ले रहा है, सॉलिड फूड नहीं ले रहा है, वो दूध पिए जा रहा है, और दूध में क्या है, आयरन की कमी है, और आयरन की कमी लीड भी कर रही है उसके अंदर 9 ग्राम पर DL। तो हमें आयरन जो है सप्लीमेंट फूड उस बच्चे के अंदर देने की कवायद करनी चाहिए। बिगिन द वीनिंग प्रोसेस इमीडिएटली, बीनिंग प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो बीनिंग का इशू नहीं है यहाँ पर। दूसरा है कि टेक द इन्फेंट टू मेटाबॉलिक क्लिनिक फॉर एग्जामिनेशन, के लिए उसे मेटाबॉलिक क्लिनिक पर लेके जाएं। गिव द इन्फेंट फिंगर फूड सच एज द ड्राई सीरियल्स है, चॉप्ड मीट है, या पंक्चर ए लार्ज होल इन द निपल एंड एड प्यूरीड बेबी फूड टू द मिल्क। तो भाई ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, आयरन इंटेक को बढ़ाने के लिए, आयरन इंटेक को बढ़ाने के लिए हम उसे क्या दे सकते हैं, ऐसा बच्चा जो नहीं कर रहा है, फिंगर फूड वगैरह जैसे आते हैं ना, कुछ खाने की चीज़ें आती हैं जो नॉर्मली बच्चा खाता रहता है, तो ऐसी चीज़ें जो कि उसके अंदर क्या है, आयरन रिच हो, मीट, चॉप्ड मीट वगैरह हो, या सीरियल्स हो जिसके अंदर ड्राई सीरियल्स वगैरह जिसके अंदर अच्छे से मीट जो है उसका आयरन की कंटेंट जो है, आयरन कंटेंट अगर है उसके अंदर, तो आयरन कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसके अंदर फिंगर फूड वगैरह दे सकते हैं। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 212। ए नर्स इज परफॉर्मिंग हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ टॉडलर इन ए करंटली डाइवर्स नेबरहुड। ठीक है, विच चाइल्ड शुड द नर्स कंसिडर एट रिस्क फॉर बीटा थैलेसीमिया। देखो, एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया, या इसे हम बोलते हैं क्लूइज एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो ये बनता है कि बीटा थैलेसीमिया क्या है। तो बीटा थैलेसीमिया समझ लो, इसमें हमें पता है सर, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जब बनता है हमारा तो उसके अंदर 2 चेन होती हैं, एक अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, पता है ना। अडल्ट के अंदर 2 बीटा चेन होती है। जब बीटा जो थैलेसीमिया का मतलब है, बीटा चेन जो है उसमें कमी होती है, वो नहीं बनती है अच्छे से, तो इसके अंदर बीटा थैलेसीमिया हो जाता है, या इसे ही हम क्लूइज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर है। ये पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि बीटा थैलेसीमिया का मतलब क्या है। मतलब जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर डिफेक्ट है, वो ठीक से नहीं बनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसके अंदर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन ये बीटा थैलेसीमिया ज़्यादातर किन लोगों के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, जो मेडिटेरियन लाइन है, जो मेडिटेरियन डिसेंट के जो लोग हैं उनके अंदर, जैसे कि इटालियन हैं, ग्रीक हैं, सीरियन हैं, इन लोगों के अंदर क्या देखने को मिलती है, ये मेडिटेरियन लोग हैं, और मेडिटेरियन लोगों के अंदर इसका इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीक डिसेंट जो है, जो ग्रीक डिसेंट के लोग हैं, मतलब कि जो मेडिटेरियन लोग हैं, वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपको इस क्वेश्चन में ये ग्रीक वगैरह याद रहे तो ठीक है, मेडिटेरियन याद रहे तो ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो मेन क्वेश्चन है वो आप ये ध्यान रखें कि बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या दिक्कत आती है। तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो बीटा चेन है वो ठीक से नहीं बनती है, और बीटा थैलेसीमिया को हम जो है मेजर बीटा थैलेसीमिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुली एनीमिया के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं, कुली एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 213। ए चाइल्ड
ए चाइल्ड विथ बीटा थैलेसीमिया इज एडमिटेड टू एम्बुलेटरी केयर यूनिट फॉर ट्रांसफ्यूजन। एक बच्चा है जो कि बीटा थैलेसीमिया के साथ है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने एडमिट कर लिया है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन डिस्चार्ज प्लानिंग। जब इसे हम बाहर भेजेंगे तो इसे क्या समझा के भेजना है, इसकी जब डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे, डिस्चार्ज में इसे समझाएंगे तो हमने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ऐसा बच्चा है बीटा थैलेसीमिया के साथ है, तो इसे क्या चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना है, इंक्रीज फ्लूइड। हाँ, तो फ्लूइड वगैरह तो देना ही है, बट क्या फ्लूइड वगैरह, देखो एक्चुअली यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। बेटा ये फ्लूइड वगैरह तो दे सकते हैं, फ्लूइड को मना नहीं करना है, बट क्या फ्लूइड देने से बीटा थैलेसीमिया पे कोई असर आएगा? वो नहीं। रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी वगैरह रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, तो उसे चलने फिरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले से ही उसके अंदर क्या दिक्कत हो रखी है, क्या उसके अंदर देखो एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है। दूसरी कंडीशन उसके अंदर बीटा जो है चैन है उसके अंदर डिफेक्ट है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह, जब भी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो हम उसे इन्फेक्शन वगैरह जो है उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, डिहाइड्रेशन से भी हालांकि प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। बट जो मेन चीज़ है, ठीक है ना, जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि हमें किसी भी तरीके से उस बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करना है। तो बढ़िया जो हो सकता है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, एक चाइल्ड विद द सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो है जो आरबीसी होती है, जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपनी शेप चेंज करके सिकल शेप में हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है। और जब हंसिया आकार की हो जाती है तो वो आपस में जो है और अदर आरबीसी से मिलके गुच्छा बना लेती है, आपस में वो क्लैम्प्ड हो जाती हैं, और क्लैम्प्ड होने की वजह से हमारा सर्कुलेशन जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसके अंदर सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, अलग अलग तरीके के क्राइसिस होते हैं। जब इसके अंदर ये जो सेल है हमारी आरबीसी है, जब हंसिया आकार में कन्वर्ट होती है, सिकल सेल में कन्वर्ट होती है, तो क्राइसिस का मतलब एकदम से दिक्कत क्रिएट होती है, और बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। और वो दिक्कतें क्या क्या है समझें। अब जैसे कि यहाँ पर सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस बोला, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सर, जैसे कि हमें यहाँ पर बेजो ओकलजिव क्राइसिस देखने को मिल सकता है। देखो रटोगे समझ नहीं आएगा, इसको समझने की कोशिश करनी है। बेजो ओकलजिव का मतलब क्या है? बेजो का मतलब है वेसल, और बेसल्स का क्या कर देना, ऑकल्जन कर देना, ऑब्स्ट्रक्शन कर देना। अगर बेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन करेगी तो बेसल का ऑब्स्ट्रक्शन करने से भी यहाँ पर पेन वगैरह देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि यहाँ पर ब्लड वेसल जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो आगे इस्चीमिया प्रोड्यूस करेगी, और इस्चीमिया प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर पेनफुल जो है एपिसोड देखने को मिल सकता है। तो एक तो हमें बेजो ओकल्जिव क्राइसिस देखने को मिल सकता है कि सिकल सेल इसके अंदर एनीमिया डिजीज के अंदर, बिल्कुल सिकल सेल डिजीज के अंदर हमें बेजो ओकल्जिव क्राइसिस देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का क्राइसिस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का क्राइसिस बताइए, तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो ओकल्जिव क्राइसिस जो आपको देखने को मिलेगा वो बेजो ओकल्जिव क्राइसिस ही देखने को मिलेगा। और भी क्राइसिस होते हैं क्या? बिल्कुल और भी होते हैं। और कौन से क्राइसिस होते हैं? एक सिंपल सा क्राइसिस की बात करूं तो वो होता है सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। इसी की बात कर लेते हैं। सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होता है सर? देखो भाई, सेक्वेस्ट्रेशन जो क्राइसिस होता है, सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ब्लड है, जो आपकी आरबीसीज है, वो आरबीसी आपकी इकट्ठा होने लगती हैं क्योंकि टूटने लगती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके अंदर ये मोस्टली कहाँ जाके इकट्ठा होने लगती हैं? स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब ये जब ज़्यादातर स्प्लीन के अंदर इकट्ठा होगा तो ब्लड जो है वहाँ स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हुआ जा रहा है, तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसकी कमी आ जाती है, तो पेशेंट अचानक से शॉक में चला जाता है। पेशेंट के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो बात समझें, मैंने पहला जो क्राइसिस बताया है वो मैंने बताया बेजो ओकल्सिव क्राइसिस। बेजो ओकल्सिव क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी हैं वो सिकल शेप की होने की वजह से वो आपस में क्लैम्प्ड हो जाती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, जिसकी वजह से आगे के सर्कुलेशन को क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती है, जिससे इस्चीमिया और जो है पेनफुल कंडीशन जो है प्रिसिपिटेट होती है। अगली कंडीशन में सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में होता है क्या है कि जो आपका ब्लड है, जो आपकी सिकल्ड आरबीसी हैं, वो आपकी पुलिंग होने लगती है उनकी स्प्लीन के अंदर, और जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटर जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसके अंदर रिडक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एकदम पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है, बीपी रिड्यूस हो सकता है। तो बढ़िया आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है देखते हैं। देखो यहाँ पर आएगा कि सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हुआ है तो क्या चेक करेंगे, तो इसके लिए देखो तेरे डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और साइन ऑफ शॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, बेटर आंसर यहाँ पर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 215।
215। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया, एक नर्स है जो कि सिकल सेल एनीमिया के साथ में केयर कर रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कैपिलरी, हम प्रायोरिटी एक्शन क्या कर सकते हैं जिससे कि हम थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को, क्लॉट के फॉर्मेशन को रोक सकें। द स्ट्रेसेस एंड द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड जो है दैट अकर इन द सिकलिंग प्रोसेस में जो यहाँ पर ब्लड पूलिंग होता है और जो ब्लड है यहाँ पर क्लॉट बनता है, उसको हम किस तरीके से जो है रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, पुलिंग ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, उस बंदे के अंदर क्या करना चाहिए हमें, तो उस बंदे के अंदर जो है प्रॉपर रूप से हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर हाइड्रेशन वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो क्या होगा, वो आपस में जमेगा नहीं। क्लॉट बनने से रोकना है, तो क्लॉट बनने से रोकने के लिए हम क्या करना है, बढ़िया से फ्लूइड वगैरह का लेवल अच्छे से मेंटेन करना है। देखो बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है, एक हम सिकल सेल क्राइसिस की बात कर रहे हैं या सिकल सेल एनीमिया की बातें कर रहे हैं, और दूसरी जो कंडीशन हम बात करके चल रहे हैं वो हम बात करके चलते हैं बीटा थैलेसीमिया की। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई बीटा थैलेसीमिया में इतना फ्लूइड का रोल नहीं है जितना आपका यहाँ पर फ्लूइड का रोल है, क्योंकि यहाँ पर क्लैंपिंग होती है, यहाँ पर आकृति चेंज होती है किसकी, आरबीसी की, और आरबीसी अपने आकार को चेंज करने के बाद में क्लैंप्ड हो जाती है, वो चिपके नहीं, उसे क्लॉट ना बने, इसके लिए बढ़िया से उसे फ्लूइड वगैरह दो, उसे क्या देते हैं, बढ़िया से फ्लूइड वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ें हो सकती है। तो बढ़िया जो यहाँ पर प्रायोरिटी एक्शन हो सकता है हमारा, वो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 216। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विथ हीमोग्लोबिन लेवल उसका बहुत ज़्यादा कम है, 6.4 ग्राम पर DL है। व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटी असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट क्या करें, यहाँ पर असेसमेंट करना है। तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो क्या बंदा शॉक में होगा, या इंक्रीज वाइट सेल काउंट। शॉक में जब होता है जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है, बात समझे, शॉक में तब होता है जब उसके अंदर, तो शॉक तब होता है मोस्टली जब इसके अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, सडन ब्लड लॉस है ब्लड की। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऐसी शॉक वॉक कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या उसके अंदर जो इंक्रीज वाइट सेल काउंट, तो वाइट सेल काउंट भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो जब देखने को मिलेगा जब ब्लड सेल जो है हीमोग्लोबिन जब टूटेगा। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तो हमारा जो हार्ट है वो कंपनसेट डिकम्पनसेशन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनसेट करने के प्रयास कर रहा होगा, तो यहाँ पर डिकम्पनसेशन के साइन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है कि वर्कलोड उस पर बढ़ रहा होगा, और बढ़ रहा होगा तो डिकम्पनसेशन जैसे साइन उसमें आ सकते हैं। तो बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 217। ए चाइल्ड इन द सिकल सेल क्राइसिस, फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया कि सिकल सेल क्राइसिस है, पेनफुल एपिसोड हो रहा है, रिपोर्ट राइट नी के अंदर पेन हो रहा है। व्हाट शुड द एंटिसिपेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब, इसके अंदर क्या देना चाहिए। तुम समझ रहे होंगे कि यहाँ पर दिक्कत क्या अराइज हुई होगी। तो यहाँ पर जो दिक्कत अराइज हुई होगी वो दिक्कत क्या हुई होगी भाई, दिक्कत ये है कि वहाँ पर ब्लड जो सेल्स हैं वो क्लॉट बनाई होंगी, तो क्लॉट को खोलना है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड पैक तो ब्लड सप्लाई को कम करता है, बाम सॉक है वो बढ़ाता है, तो बिल्कुल बाम सॉक हम अप्लाई कर सकते हैं। बाम सॉक अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ये काम बढ़िया करेगा। क्लियर है क्या। और देखो मॉर्फिन वगैरह का यहाँ ज़्यादा रोल नहीं है, तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड को बढ़ाते हैं भाई, घटाते नहीं है। यहाँ बोल रहा है डिक्रीज करते हैं, तो बढ़िया आंसर आपका हो सकता है कि यहाँ पर बाम सॉक का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 218। वॉट नर्सिंग केयर टू प्रिवेंट ए क्राइसिस इन द सेम चिल्ड्रन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया का कोई बंदा है, या सीलियक क्राइसिस का, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी जो है खतरनाक कंडीशन जो है एकदम से प्रेसिपिटेटिंग कंडीशन है, उससे हम बचा सकते हैं। तो इन्फेक्शन से बचाओ, सिंपल सी बात। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करो, क्योंकि दोनों क्रोनिक डिजीज हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्फेक्शन से अगर आप बचा लेंगे, अगर आप इन्फेक्शन से बचाते हैं तो क्राइसिस को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 219, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बात को समझना, क्योंकि इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ए 6-year-old चाइल्ड विद सिकल सेल डिजीज एडमिटेड विद ए बेजो ओकल्सिव क्राइसिस, पेनफुल एपिसोड के साथ में। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न, हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या हो सकता है यहाँ पर। ए सिकल सेल क्राइसिस, तो न्यूट्रिशन नहीं है, हाइड्रेशन मेंटेन करना बिल्कुल, पेन मैनेजमेंट करना बिल्कुल। तो 2 और 3 तो है ही। क्या प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन है, तो अब भी जो है अब भी की बात हो रही है ये।
अब भी की बात हो रही है कि अभी जो है एक बंदा है सेल क्राइसिस के साथ में आया है, तो अब क्राइसिस के साथ में आया उसमें क्या करना है, तो उसमें तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है सर, उसमें तो पेन मैनेजमेंट करना है, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए ये किया जाता है। और जो हम प्रिवेंट करने के लिए करते हैं कि उसके अंदर नहीं हो, उसके लिए इन्फेक्शन से बचाना है, ऑक्सीजन की नीड पूरी फुलफिल करके रखनी है। बट क्या उसके अंदर सेल क्राइसिस हो गया तब क्या उसका ऑक्सीजन देने से वो रिवर्स होगा? उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्लैंपिंग वगैरह जो है वो कम हो, उसके लिए हम क्या करना है, तो जब क्राइसिस के साथ में आता है तो बार्न शॉक एप्लीकेशन कर सकते हैं, हाइड्रेशन दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने से वो ठीक होगा? वो नहीं होगा भाई, प्रिवेंट कर सकते हैं आगे कंडीशन, ऑक्सीजन सप्लीमेंट। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर 2 और 3 आंसर बेटर आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 220 की तरफ बढ़ते हैं। ए 4-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक चाइल्ड है जो कि 4 साल की उम्र का है और उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जा रहा है आफ्टर फॉलिंग ऑन द हैंडल वार ऑफ ए ट्राई साइकिल। वो जो डंडा होता है साइकिल के अंदर उस पर गिर गया है। द चाइल्ड इज गार्डिंग द abdomen। और बच्चा जो है अपने पेट को पकड़े हुए बैठा है, रो रहा है, क्राइंग कर रहा है, नॉट अलाउंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द स्टाफ। और वो किसी भी तरह का बच्चा जो है जो अपना स्टाफ है उसको टच नहीं करने दे रहा है। विच एक्शन बेस्ट इनेबल द नर्स टू इनिशिएट द असेसमेंट प्रोसेस। हमें असेसमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिकेट द चाइल्ड फॉर पेन बिफोर प्रोसीडिंग। देखो बेटा, पेन के लिए अगर तुमने मेडिसिन दे दी उसे, तो आप जो फर्दर जब इंक्वायरी करोगे कहाँ पेन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आप अच्छे से इसमें जो है चेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मेडिकेट करके असेसमेंट नहीं करना है। अलाउ द चाइल्ड टू गाइड द एग्जामिनर हैंड टू एरिया दैट हर्ट। देखो आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, मेरे हाथ को ले जाके बताइए, वहाँ मेरा हाथ टच करवाइए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हैव द पेरेंट रिस्ट्रेन द चाइल्ड, कि बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लो और उसके अंदर चेक करें। तो बेटा वो बताएगा नहीं ना। चक्कर ये है कि पेन इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ। हमेशा पेन के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो पेशेंट ही बता सकता है। क्या आप उसको टच करके पता लग जाएगा पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ लगी, उसको पता नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पेशेंट बताए। अब पेशेंट हमारा यहाँ पर रो रहा है, चिल्ला रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी को बोल देना चाहिए कि हमारे हाथ को वहाँ ले जाकर बताओ कि बेटा आपको कहाँ पेन हो रहा है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला, और उसने पूछा है बेस्ट इनेबल द इनिशिएट, पूछा है इनिशिएट असेसमेंट पूछा है, ठीक है, कि हमें क्या इनिशिएट करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में जो करना है वो ये करना है भाई कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल अगर कुछ करना है तो यही करना है कि उसे बोल सकते हैं कि बच्चे को कि वो अपना हाथ, हमारा हाथ जो है पकड़ के लेके जाए और कहाँ उसे समस्या है उस जगह पर उस हाथ को जो है प्लेस करे। तो बेटर आंसर आपका जो हो सकता है 220 में, वो आंसर नंबर 2 हो सकता है। तो इस तरीके से आज का हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।